Hello, dear friends. Good evening and very warm welcome to all of you on this very bright, honest, and result ensuring platform of Sri Science Academy and Science World. स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ लिया था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, बात हो रही थी स्क्लेरेन्काइमा की। हाँ, खुश रहिए विवेक जी, बढ़िया पढ़ाई चल रही है ना। चलिए, हम लोग आज बात कर रहे हैं, हम लोग क्लासिफाई किए थे स्क्लेरेन्काइमा सेल को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया था। एक था स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर और एक था दूसरा होता है स्क्लेरिड्स या स्क्लेरोटिक सेल्स। तो फाइबर को हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज बात हो रही है किसकी? स्क्लेरिड्स या स्क्लेरोटिक सेल्स की। ठीक, अब देखिए जैसा ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको अपने इंटर की बुक से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको इसके लिए कम से कम ग्रेजुएशन लेवल की आपको एनाटॉमी की बुक पढ़नी पड़ेगी। और इस पर क्या है, देखिए शेप के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिएगा। तो इसमें आपको यही मेनली याद करना है कि शेप के बेसिस पे स्क्लेरिड्स या स्क्लेरोटिक सेल्स क्या होती हैं। और थोड़ा सा ये ध्यान देना है आपको कि जो स्क्लेरेन्काइमेटस जो फाइबर होते हैं, फाइबर से ये किस मामले में डिफर करती है, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए, एक अच्छी बात है, आप जो कर रहे हैं करते रहिए। और अभी ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर लेक्चर सुनने को मिल जाए तो काम हो जाता है अपना, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और होली बाद शायद प्लानिंग है, अशोक जी बता रहे थे कि आप लोग कह रहे थे कि क्लास का टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दिया जाए, यानी देर से कर दिया जाए, जिससे आप लोग अपने सारे काम निपटा के और लाइव देख भी सकें। तो होली के बाद जो है आप लोगों की क्लास शायद 7:30 से शुरू होने वाली है, यानी क्लास का जो टाइमिंग जो भी 6 PM से है वो 7:30 PM हो जाएगा। आई होप कि तब तक आप लोग अपने सारे क्लास निपटा के, सारे काम निपटा के आप लोग खाली होके शायद लाइव क्लास देख पाएंगे। तो लाइव क्लास में थोड़ा अच्छा रहता है, कमेंट लोग क्वेश्चन पूछा जाता है, कमेंट लोग करते हैं, थोड़ा टीचर का मन भी लगता है। तो इसलिए भी हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। मान हो सकता है पढ़ाते समय कोई बात समझ में ना आए, ऐसा कुछ हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं और हम लोग उसको रिस्पांस कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। होली के बाद 7:30 से आप लोगों की क्लास हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहली बात यह है कि जो स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर होते हैं, फाइबर के बारे में कहा गया था कि फाइबर जो होते हैं मोर इलांगेटेड विथ टेपरिंग एंड, ऐसे कहा गया था, ऐसे टेपरिंग एंड वाले होते हैं। ये फाइबर के बारे में कहा गया था। लेकिन जो यहाँ पे स्क्लेरिड्स या स्क्लेरोटिक सेल्स की बात हो रही है, इनके बारे में क्या है, तो ये जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये उतने इलांगेटेड, उतने लंबे नहीं होते हैं, है ना। ये जो होते हैं लेस इलांगेटेड विथ मोर और लेस ऑब्टूस एंड, देखिए लगभग ये ऑब्टूस, थोड़ा सा ये ब्लंट एंड वाले होते हैं। ये कुछ ये ब्लंट एंड वाले होते हैं, उतना टेपरिंग एंड नहीं होता है। तो कैसे होते हैं? ये होते हैं लेस इलांगेटेड। इनके बारे में कैसा, यहाँ पर क्या था, ये था मोर इलांगेटेड। ये क्या था? फाइबर था। इसमें कहा गया था ये होते हैं मोर इलांगेटेड, मोर इलांगेटेड विथ टेपरिंग एंड्स, विथ टेपरिंग एंड होता है इनका, नुकीला होता है इनका एंड। लेकिन यहाँ जो हम स्क्लेरोटिक पढ़े, यहाँ पर क्या है, ये है लेस इलांगेटेड विथ ऑब्टूस एंड। ये होते हैं लेस इलांगेटेड विथ ब्लंट कह सकते हैं या ऑब्टूस कह सकते हैं, विथ, इसके दो वर्ड हैं, ऑब्टूस या ब्लंट भी कह सकते हैं, ब्लंट एंड्स। तो ये जरा सा डिफरेंस आप साफ साफ देखिए कि होता है, फाइबर में ये होता है और स्क्लेरिड्स में यहाँ पर ये होता है। ठीक है ना। इसमें जो कुछ जो, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्रेकाई स्क्लेरिड जो होते हैं, आप जानते हैं वो तो क्या होते हैं, मोरारलेस सर्कुलर होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। तो इस तरह से इतना इलांगेटेड होना भी कोई जरूरी नहीं है। अब ये आइसोडायमेट्रिक भी हो सकते हैं, इनकी अलग अलग शेप होती है। या आप कह सकते हैं क्या, यहाँ पे ग्रेट वेरिएशन इन शेप होता है, ग्रेट वेरिएशन।
इन शेप्स। शेप्स में बहुत ज्यादा यहाँ पर वेरिएशन है और इसीलिए शेप के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है ना। यहाँ पर शेप में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है और इसीलिए शेप के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने चल रहे हैं, पहला पॉइंट तो आप नोट कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर एंड स्क्लेरिड्स, ये बात याद रखिएगा। अच्छा एक और बात आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये ऑन्टोजेनेटिकली जो होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, यानी सेम मदर सेल से दोनों डिराइव नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का, दोनों सेम मदर सेल से डिराइव नहीं होते, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और कम बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये बात दिखेगा ये दोनों क्या होते हैं, सेम मदर सेल की डॉटर सेल नहीं होते हैं, यानी ऑन्टोजेनिकली जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, जो इसकी पेरेंट है या मदर है वो इसकी पेरेंट नहीं होती, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी हम यहाँ पे एक नई बात आपको बता रहे हैं, आप जानते भी होंगे कि क्या होता है कि फाइबर्स, बातें हैं फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स आर ऑन्टोजेनिकली डिफरेंट, इनकी मदर सेल अलग अलग होती है, ये सेम मदर सेल के डिसेंडेंट्स नहीं होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। हालांकि जानते क्या है, आप लोगों में जो अब तक जो एग्जाम्स हुए हैं, स्पेशली अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो वहाँ क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं, तो बहुत इस तरह की बातों की वहाँ पर बहुत आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन अब आपका जो नया कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि अभी अपना स्टैंडर्ड उठाएगा, अब प्लस इसके साथ अगर आपको LT GIC देना हो, GIC प्रवक्ता देना हो, तो यहाँ के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, आप लोग पेपर देख के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को अपना लेवल ठीक ठाक रखना चाहिए ताकि क्वेश्चन कैसे भी हो तो हमारा आंसर जरूर हो जाए और तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा। अगर हम सब्जेक्ट को होलिस्टिक पैटर्न पे पढ़े होंगे, पूरी की पूरी जानकारी हमारे पास होगी, तभी हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगा कि इस बार तो बस हमारा अच्छे रैंक के साथ हो ही जाना है, ठीक है ना, इसलिए पूरा पढ़ना जरूरी है। चलिए तो पहले डिफरेंस हमने कर लिया कि भाई फाइबर जो होते हैं मोर इलांगेटेड विथ टेपरिंग एंड्स होते हैं और ये क्या होते हैं लेस इलांगेटेड विथ ऑब्टूस या ब्लंट एंड होते हैं। और यहाँ तक कि ये भी सबके लिए सही नहीं है, यहाँ पे क्या है ग्रेट वेरिएशन इन शेप, यानी कि जो स्क्लेरिड्स हैं इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है इनके शेप में। तो शेप के बेसिस पे इनको हम लोग क्लासिफाई करने चल रहे हैं, यानी अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, ठीक है ना, क्लासिफाई करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ जो स्क्लेरिड्स हैं स्क्लेरिड्स होते हैं इनको आप 5 कैटेगरी में बांटते हैं। तो पहला हम लोग का होता है जानते हैं ब्रैकी स्क्लेरिड्स या ब्रेकाई स्क्लेरिड्स आप कहते हैं, ब्रैकी स्क्लेरिड्स, तो नाम तो पहले हमको याद ही होना चाहिए। दूसरा हम लोग का हो जाता है मैक्रो स्क्लेरिड्स ना, मैक्रो स्क्लेरिड्स। तीसरा हो जाता है ऑस्टियो स्क्लेरिड्स, ऑस्टियो स्क्लेरिड्स। इसका जानते हैं आप एस्ट्रो स्क्लेरिड्स होते हैं, एस्ट्रो, इनके नाम से ही आप जानते हैं आइडिया लग जाएगी शेप की, एस्ट्रो स्क्लेरिड्स। और लास्ट में होते हैं स्क्लेरोटिक स्क्लेरिड्स या इसको हम लोग इंटरनल हेयर्स भी कहते हैं, स्क्लेरोटिक स्क्लेरिड्स। यही 5 टाइप होते हैं, आप जानते हैं, सबको याद ही है आप लोगों को, ब्रैकी या ब्रेकाई कह लीजिए, मैक्रो स्क्लेरिड्स, ऐसे ऑस्टियो स्क्लेरिड्स और एस्ट्रो स्क्लेरिड्स और लास्ट में स्क्लेरोटिक स्क्लेरिड्स, या इनको हम लोग इंटरनल हेयर्स भी कहते हैं, इन्हीं को स्टोन सेल भी कहते हैं ना,
इनको हम लोग स्टोन सेल भी कहते हैं। तो देखिए इनके बारे में तो अगर शेप के बारे में अगर यहीं पे बात कर लें, ये कैसे होता है जानते हैं? ये मोरारलेस कैसी होती हैं? स्फेरिकल एंड आइसोडायमेट्रिक होती हैं ऐसे। एक एक करके और हम बात करेंगे इस पर, अभी खाली शेप की बात कर लिया जाए। मैक्रो कैसे होते हैं आप जानते हैं? ये होते हैं रॉड शेप्ड, इसलिए इनको रॉड सेल कहते भी है ना, ये जो होते हैं रॉड शेप्ड होते हैं, इसलिए इनको हम लोग रॉड सेल कहते भी हैं। ऑस्टियो आप जानते हैं, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन से, ये बोन शेप्ड होते हैं, बोन शेप्ड। देखो एस्ट्रो मतलब स्टार से होता है, आप जानते हैं ऐसे कैसे होते हैं? स्टार शेप्ड होते हैं, स्टार शेप्ड। और ये जो होते हैं ये असल में ये बाइफर्केटेड सेल्स होती हैं, बाइफर्केटेड सेल्स। तो इतना तो कम से कम आपको रटा होना चाहिए, है ना? ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए भाई, कि कौन सा जो पहले तो स्क्लेरेट्स और फाइबर्स में डिफरेंस क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, कि जो फाइबर्स होते हैं हमेशा इलांगेटेड और टेपरिंग एंड वाले होते हैं, जबकि स्क्लेरेट्स होते हैं लेस इलांगेटेड होते हैं, यहां तक कि स्फेरिकल भी हो सकते हैं वाला ब्रैकिस्क्लेरेट्स। तो यहाँ पर शेप में बहुत ज्यादा वेरिएशन है ना? तो आपको इन 5 स्क्लेरेट्स के नेम और इनका शेप बोर्ड पे है, आपको तुरंत रट लेना चाहिए। इनका डिटेल एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको इतना रटा होना चाहिए कि 5 टाइप के ब्रैकिस्क्लेरेट्स, माइक्रोस्क्लेरेट्स, ऑस्टियोस्क्लेरेट्स, एस्ट्रो और स्क्लेरोटिक स्क्लेरेट्स के होते हैं, जिसमें से आप 2 को तो बिना पढ़े भी जान सकते हैं। कौन सा? ऑस्टियो, बोन की स्टडी कराती है ऑस्टियोलॉजी, और एस्ट्रो मतलब आप जानते हैं स्टार शेप। तो 2 तो आपको बिना पढ़े भी आपको याद रहेगा। इन 3 के बारे में थोड़ा सा आपको इनकी शेप याद होनी चाहिए। आई होप कि आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना? हाँ, ट्राइको भी कहते हैं इसको, बिल्कुल दूसरा नाम का ट्राइको है। आगे हम डिटेल करेंगे तो उसमें देखेंगे इसको, इसका एक नाम ट्राइकोस्क्लेरेट्स भी होता है, ठीक है ना? चलिए अब एक एक करके देखते हैं हम इनको। तो 5 के आपको नाम और इनके शेप आपको यहाँ पर अवश्य याद होने चाहिए, ठीक है? चलिए अब एक एक करके बढ़ाते हैं हम लोग आगे। शुरू करते हैं ब्रैकिस्क्लेरेट्स से। एक क्वेश्चन आप पाएंगे कि जो कुछ फ्रूट्स के पल्प हैं, जैसे पियर, क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पियर है आपका, गुआवा है, तो उसमें जो ग्रिटीनेस होती है, उसमें जो किरकिरापन होता है, वो किसकी वजह से होता है ना? Which of the following cell is responsible for the grittiness found in pulps of certain fruits like pear and guava? यही क्वेश्चन है। तो उसके लिए जो ब्रैकिस्क्लेरेट्स है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्रैकी। तो ब्रैकी में आपका पहले की हम बात अगर करें फर्स्ट वाले की, ब्रैकिस्क्लेरेट्स, इसी को हम लोग स्टोन सेल्स भी कहते हैं, सेल्स कहते हैं हम लोग। ये स्टोन हार्ड इनफैक्ट होती हैं। यहां पर पहले शेप की बात करेंगे, शेप हालांकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। शेप स्फेरिकल या डायमेट्रिक होती है। तो शेप जो होती है वो आप देख ही रहे हैं कैसी होती है, स्फेरिकल एंड आइसोडायमेट्रिक। ये हमको सब रटा होना चाहिए। फिगर अगर हम ड्रा करना चाहें तो फिगर कुछ ऐसी है। इनका जो ल्यूमेन होता है वो ऑलमोस्ट जो होता है लिग्निफिकेशन कारण बिल्कुल लगभग भर ही जाता है पूरा, ऑलमोस्ट यहाँ पे भर जाएगा पूरा का पूरा। ये ऑलमोस्ट जो होता है यहाँ पर ये पूरी फिलिंग हो जाती है, ये ऑब्लिटरेट हो जाता है, भर सा जाता है बिल्कुल ये, इसलिए स्टोन हार्ड हो जाती हैं, इसीलिए स्टोन हार्ड हो जाती हैं। और अब आप जरा सा हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जब ये स्टोन हार्ड है, नाम ही इनका एक नया नाम इनका स्टोन सेल है भी। तो फ्रूट्स आप पढ़े, फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स आपने देखा होगा जहां पर स्टोन हार्ड पार्ट पाए जाते हैं कुछ फ्रूट्स में। सीड की मैं बात आपसे नहीं कर रहा हूं, फ्रूट की बात कर रहा हूं। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ पार्ट जो होता है, कोई फ्रूट की स्पेशली लेयर जो होती है वो स्टोन हार्ड होती है, और उसके फॉर्मेशन में इनका रोल है, ठीक है ना? तो 2 जगह रोल है इनका। पहला
अगर मैं इनके रोल या फंक्शन की बात करूं कि किस काम में आ रहे हैं, तो आप पहला क्या बता रहे हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ, जरा गेस करिए आप लोग कौन सा पार्ट में लिखने वाला हूं, इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन हार्ड, जब पत्थर की तरह जो कड़ा होता हो, स्टोन हार्ड। आप अगर ड्रूप फ्रूट पढ़े होंगे, ड्रूप याद करिए, मैंगो, एलमंड, कोकोनट, ये सब के सब क्या होते हैं, ड्रूप के एग्जांपल्स होते हैं। एक बात देखिएगा आप लोग, हालांकि अभी हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा सा एडवांस से पढ़ लेते अच्छा है। मार्फोलॉजी में आप जानते हैं फ्लावर्स और फ्रूट पे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और फ्रूट का एक क्वेश्चन लगभग क्लियर ही है। तो ड्रूप में आप पढ़ेंगे कि वहां पर जो ड्रूप की क्यों बात करें, आप जानते हैं जितने भी आप जानते हैं कि वहां पे सकुलेंट फ्रूट्स होते हैं, उन सब में ही होता है कि जो फ्रूट की जो वाल होती है पेरिकार्प, वो 3 लेयर में बटी होती है। सबसे बाहर वाली को हम कहते हैं ईपीकार्प। मैंगो याद करिए, मैंगो, उसका छिलका है रिंड, वो क्या है, ईपीकार्प है। उसका जो फ्लेसी पार्ट जो हम लोग खाते हैं वो मेसोकार्प है, और जो उसका जो अंदर की जो हम लोग गुठली कहते हैं वो क्या है, वो उसका एंडोकार्प है। तो आउट इन 3 लेयर यहाँ पे हो गई। छिलका, आम सब लोग खाए हैं, सबको मालूम है, हम देखा है, खाया है खुद ही। तो उसका जो रिंड या छिलका होता है ईपीकार्प हो गया, जो हम पार्ट खाते हैं वो मेसोकार्प हो गया, और जो हम फेंक देते हैं जिसकी गुठली हम कहते हैं सामान्य भाषा में, वो हमारा एंडोकार्प होता है। और आप एंडोकार्प देख कितना हार्ड होता है। यही हाल आपने देखा है, हमने बादाम में देखा है, एलमंड में आपने देखा है, और नारियल में भी यही होता है, आप जानते हैं, है ना। थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जो रिंड होता है मैंगो में वो थोड़ा सा लेदरी होता है, जबकि कोकोनट में क्या होता है, बिल्कुल पेपरी होता है एकदम। आप नारियल भी देखा है, एकदम पेपर इतना पतला होता है। ऐसे ही देखिए दोनों ड्रूप ही हैं, मैंगो भी ड्रूप है और कोकोनट भी ड्रूप है। अंतर समझिए, आपने सब देखा है, इसलिए रटने कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंगो का जो ईपीकार्प होता है वो लेदरी होता है, मोटा होता है, और कोकोनट का क्या होता है, वो बिल्कुल, कोकोनट का भी, आलमंड, बादाम, दोनों का भी होता है, उनका जो होता है पेपरी होता है, थिन होता है, मेम्ब्रेनस होता है। मेसोकार्प पे आए तो आपको याद करिए, मेसोकार्प में मैंगो कैसा होता है, फ्लेशी होता है ना, और उसका कैसा होता है, फाइब्रस होता है। फाइबर याद करिए, हम लोग फाइबर में बात किए थे कि यहाँ जो नारियल कोकोनट होता है उसका, उसके फाइबर हम लोग क्वायर कहते हैं, याद करिए। और क्वायर क्या कहते हैं, रस्सियाँ बनती हैं, कॉर्पेट्स बनते हैं, मैट्स बनते हैं, सब बनते हैं। वहाँ पर फाइब्रस होता है, मैंगो में कैसा है, वहाँ पर फ्लेशी होता है। एंडोकार्प दोनों में ही हार्ड एंड स्टोनी होता है, ठीक है ना। तो जो हार्ड एंड स्टोन, जो स्टोन हार्ड पार्ट होता है, स्टोन हार्ड, वो क्या है, एंडोकार्प हुआ ना, एंडोकार्प, स्टोन हार्ड एंडोकार्प, एंडोकार्प, ये स्टोन हार्ड है। कौन सा फ्रूट का, ऑफ फ्रूट का नाम है ड्रूप, ड्रूप फ्रूट, एक टाइप है फ्रूट का। आप जानते एग्जाम्पल में नाम आपको याद कर लेना है, क्या, मैंगो, सब आप देखे हैं, खाए हैं, कुछ ऐसा याद करने की कोई चीज़ यहाँ पर है नहीं। मैंगो में होता है, बादाम में भी आप जानते हैं, ठीक है ना, और नारियल में होता ही है, कोकोनट में, और भी कहीं पर कोई ऐसी केस मिलती है तो आप वहाँ बता सकते हैं। कोकोनट, ठीक है ना, तो इजी है, यहां पर मिलेगा। और फिर कहां मिलेगा, जो दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जो ग्रिटनेस है, इसको हिंदी में किरकिरापन कहते हैं। ग्रिटनेस जो होती है, लगता है कुछ कुछ पार्टिकल्स मुंह में पड़ गए, तो ये जो ग्रिटनेस ऑफ पल्प ऑफ सर्टेन फ्रूट्स, अगला पॉइंट हम नोट करेंगे क्या, और कहां पर मिलेंगे कि इन द पल्प ऑफ, अगली बात है इन द पल्प, इन द पल्प ऑफ फ्रूट्स, लाइक कौन कौन से हैं, तो कम से कम 2 नाम याद करिए, पियर एंड गुआवा। इनका जो पल्प होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, और इनके पल्प को जो ग्रिटिनेस या जो किरकिरापन प्रोवाइड करता ही देता है ना, ग्रिटिनेस। आप दीज फ्रूट जो है इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, यही रिस्पॉन्सिबल है, और इसी नाम पे क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रिटिनेस,
ऑफ दीज फ्रूट्स। तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला यही आपका है, ठीक है ना, बड़ा आसान सा है। इसका दूसरा नाम क्या है, स्टोन सेल है, यानी कि स्टोन हार्ड होता है, और स्टोन हार्ड होता है तो ये जहां पर भी इन्वॉल्व होगा वो स्ट्रक्चर जरूरी स्टोन हार्ड होगी। और फ्रूट में आप जानते हैं कि जो ड्रूप फ्रूट होता है, और सब लोग इसमें कुछ रटना ही नहीं है, कम से कम दो तो सब लोगों ने देखा है भाई, देखा है, खाया है, मैंगो है, कोकोनट सब देख रहे हैं, तो उनका एंडोकार्प बहुत ही हार्ड होता है, पत्थर जैसा होता है, तो उनके फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होता है। और थोड़ा सा दो फ्रूट याद कर लिए, पियर एंड गुआवा, अमरूद, इसमें जो होता है इनका जो फ्रूट का जो खाने वाला भाग जो पल्प है वो इसके अंदर ये पाया जाता है, और इनके पल्प के जो ग्रिटीनेस जो टेक्सचर इनका होता है, इसको हम लोग क्रिस्पीनेस भी कहते हैं, उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इतनी बात आपको ब्रेकाइस्क्लेट्स में पहला क्या याद करना है, इसका शेप कैसा होता है, दूसरा है कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, बड़ा इजी सा है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको भूलेगा, आपने एक बार पढ़ लिया कहानी खत्म। और पढ़ते समय आप एक काम जरूर किया करिए, आप जानते हैं मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमारा जो सिलेबस, हमारा जो सब्जेक्ट है, इनफैक्ट इसको बायोलॉजी के नाम जानते हैं, ये जुआलॉजी और बॉटनी दो को मिला के बनाया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि जब शुरू में आईएएस में और पीसीएस में आप जानते हैं कि दो ऑप्शनल हुआ करते थे, तो जूलॉजी और बॉटनी को दो ऑप्शनल के तौर पे लिया जाता था, यानी आपका जो कमीशन था ये आपका यूपी पीएससी और यूपीएससी, मतलब आईएएस पीसीएस वाले इसको दो सब्जेक्ट मानते थे, और दो ऑप्शनल मान के इसको हम लोग वहां पे लेते थे। अब आप जाने यहाँ पर ऐसा नहीं है, सरकार की होशियारी है या धूर्तगिरी कह लीजिए, कनिंगनेस है, कि इन्होंने दो सब्जेक्ट को मिला के एक कर दिया है ताकि इनको कम टीचर अपॉइंट करना पड़े। अगर ये दोनों दो सब्जेक्ट होते तो आप जानते हैं कि आपका सीट कितना होता, डबल हो जाता है ना भाई, इसका डिसीजन भैया एक टीचर जूलॉजी का होता है, एक टीचर बॉटनी का होता। अब भी आप जानते हैं कि डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में रूल अप्लाई है, आप जानते हैं कि वहाँ पर जूलॉजी के अलग होते हैं टीचर्स प्रोफेसर्स, और बॉटनी के अलग होते हैं। यही जो इंटरमीडिएट क्लास वाले हैं वहीं पर सब नेताओं की नेतागिरी चली है, और इन लोगों ने दोनों को मिला के एक कर दिया है, जिससे सीट्स कम हो गई हैं, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं, भले ही आप जानते हैं कि आप सिर्फ रैंक चक्कर में ऐसा कर दिया गया है, लेकिन सब्जेक्ट आपका दोनों मिला के एक है, और आप जानते हैं कि मिला के बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो कुछ आप पढ़ने का तरीका ऐसा अपनाइए कि जिस चीज़ को आपने पढ़ लिया कि बस ये तो हमने ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया, अब इसको अगर आप ऐसे याद करेंगे, यार बादाम में हो, बादाम का जो एंडोकार्प बनता है, आम का बनता है, देखो समझने वाली बात बिल्कुल अपने अपने मदर टंग में समझिए, मातृभाषा में समझिए, समझने के बाद चाहे जिस लैंग्वेज में आप उसको आगे चल के बोलिए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझने वाला काम मेनली अपने मदर टंग में ही ढंग से होता है। बाकी आप लोगों को जैसा होता हो, जनरल इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस यही है, तो समझिए, समझने के बाद फिर अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर लीजिए, और कोशिश करिए कि जिस पर आपका मास्टर लेवल कमांड हो गया, आप अगर नहीं भूलेगा, इस पर कोई अपना कोई चिन्ह वगैरह लगा दीजिए, कोई मार्क लगा दीजिए कि इनको हमको बहुत बार बार रिवाइज नहीं करना है, ऐसे में आपका टाइम बच जाएगा। तो पढ़ने का तरीका आप जानते ही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दूं कि जहां पर आपको लगे कि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा ही बोरिंग टाइप का है, बड़ा मगेबुल है, बहुत ज़्यादा रटने वाला टॉपिक है, तो उस पर भी अलग से चिन्ह लगाइए, कोई अपना जो भी आपको मार्क लगाना हो लगा दीजिए, इसको हमको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और जिनको लग रहा है नहीं एक बार पढ़ लिया सब पूरी बात क्लियर हो गई, तो उसको आप उसमें भी कोई आप लोग मार्क लगा लीजिए, इसको कम रिवाइज करना है। हमको लगता है कि इसलिए कम रिवाइज होने वाला टॉपिक है, और ये आपको बार बार परेशान नहीं करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हम लोग का है माइक्रोस्क्लेरिड्स। सेकेंड वन इज माइक्रोस्क्लेरिड्स। यही बात याद करनी है, एक शेप याद करना है, कहां पर पाए जाते हैं, यही दो ही बात हम लोग को याद करनी है। तो इनकी शेप कैसी होती है, ये होते हैं रॉड शेप, इसीलिए रॉड सेल कहते भी हैं, इनका एक और नाम रॉड सेल है भी, रॉड सेल्स। तो अगर इनका दूसरा नाम अगर हम याद कर लें तो हमको अब इनकी शेप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि रॉड सेल्स हैं, इनकी शेप रॉड शेप होती है, सीधी सीधी बात है। देखो भाई, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए, बहुत लेंदी सिलेबस है, और कुछ टॉपिक इसमें से काफी डिफिकल्ट भी हैं, आप जानते हैं। और जो लोग
एलटी, जीआईसी या जीआईसी प्रवक्ता बनने के बारे में सोचते होंगे, उनको थोड़ा सा लेवल उठा के पढ़ना पड़ेगा। उनको पीसीएस के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि पीसीएस आप जानते हैं अब नहीं होता, आप प्री में आप जानते हैं ये ऑप्शनल नहीं होते हैं, लेकिन पहले के पेपर आपको मिल जाएंगे मार्केट में, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे पीसीएस का एग्जाम हुआ करता था। जूलॉजी बॉटनी वहाँ जो ऑप्शनल हुआ करते थे तो कैसे कैसे पेपर आते थे। आप लोग जूलॉजी बॉटनी दोनों के पेपर पीसीएस वाले खरीद के देख लीजिए आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और वही आपकी गाइडलाइन है। और बाकी जितने वर्षों के आपको एलटी या प्रवक्ता पेपर मिल जाए वो तो और अच्छी बात है, वो तो रियल में मिल जाएगा आप लोग। ये कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड होते हैं। अब देखिए पाए कहाँ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो फैमिली लेग्यूमिनेसी है ना, लेग्यूमिनेसी, इसका जो सीड कोट होता है दो जगह है। एक तो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसके लीफ के एपिडर्मिस के नीचे भी ये पाए जाते हैं, और स्पेशली जो लेग्यूमिनस जो सीड्स होते हैं, तो सीड का जो सीड कोट होता है ना, उसमें ये पाए जाते हैं। तो अगर कहा जाए कि कहां पर पाए जाते हैं, तो फाउंड में हम लिख सकते हैं मेनली फाउंड इन, कहां पर? सीड कोट्स, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूमिनस सीड्स, लेग्यूमिनस सीड्स यहां पर पाए जाएंगे। और लेग्यूमिनेसी फैमिली आप जानते हैं आपके सिलेबस में भी है और बड़ी कॉमन सी फैमिली है। जब आप इसको पढ़े ना तो मेरी तो सलाह है कि लेग्यूमिनेसी फैमिली को पढ़ डालिए, हालांकि अभी हम नहीं उसको पढ़ा रहे हैं, आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक ना, ताकि आपको याद हो जाए लेग्यूमिनेसी फैमिली क्या होती है। ठीक, लेग्यूमिनेसी फैमिली का नाम बदल गया है, आप जानते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली का अंत होता है असल में लेग्यूमिनोसी होती है, NOSAE। आप में से कोई इसका नाम बताए तो? लेग्यूमिनेसी फैमिली का जो नया नाम है, जो मॉडर्न रूल के हिसाब से नाम है, वो नया नाम क्या है बताइए? हम आपके कमेंट देख रहे हैं इस समय। आप लोगों में से कोई हमको लेग्यूमिनोसी फैमिली का जो न्यू नेम है वो बताए। कुल 8 फैमिली के नाम बदले गए हैं, आपको तो 8 फैमिली के नाम पता होना चाहिए कौन कौन बदल दिए गए। जिन जिन फैमिली के नाम का एंड ACEAE से नहीं हुआ है उन सब के नाम बदल दिए गए हैं। और ऐसी आप जानते हैं कुल 8 फैमिलीज हैं, 8 फैमिली हैं, उसमें से लेग्यूमिनोसी भी है। तो फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनोसी, ये सही नाम है इसका। आप देख रहे हैं यहाँ पर SAE है और हमको चाहिए ACEAE, इसका नया नाम चलिए मंजू ने बता भी दिया, फैबेसी, गुड, बिल्कुल सही है, फैबेसी है नया नाम। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है फैबेसी, गुड। चलिए मंजू की तैयारी अच्छी है, आप लोग भी अच्छी है। ये थोड़ा ना कोई बात नहीं बता पाए तो तैयारी खराब हो गई भाई, कोई एक आध फैक्ट मिस हो सकता है, हमसे ही मिस हो सकता है, ऐसी बात थोड़ी नहीं। इसका नया नाम है फैबेसी, इसका न्यू नेम है, देखिए अब आ गया ACEAE, है ना। विशिया फाबा, फाबा प्लांट है। आप रूल पढ़ चुके हैं, याद करिए कि अब नया रूल यह है कि जितने भी कैरेक्टर फैमिली के होते हैं उस फैमिली के मैक्सिमम कैरेक्टर को जिस प्लांट में पाया जाए, किसके द्वारा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, IUBN होता है, आप जानते हैं ना, उसके द्वारा अपॉइंटेड जो एक्सपर्ट होते हैं उनको अपॉइंट करके राइट दिया जाता है, आप जाइए तलाशिए वो प्लांट जिस प्लांट में इसके मैक्सिमम कैरेक्टर हों, और उसी नाम के आगे ACEAE लगा के नया नाम बना दिया जाता है। ऐसा रूल जानते हैं आप लोग? अच्छा एक बार याद रखिएगा, टेक्सोनॉमी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक मेरी सलाह मान लीजिए कि आप लोग अभी हम लोग एनाटॉमी तो पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा मार्फोलॉजी आप अपने मन से तैयार कर डालिए। आप सब जानते हैं मार्फोलॉजी आप तैयार कर डालिए, और मार्फोलॉजी तैयार अगर हो जाएगी, स्पेशली उसमें क्या करेंगे, उसमें आप लोग सेक्स ऑर्गन जो हैं, मतलब स्टेमेंस एंड कॉपेल्स, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, और कोरोला में एस्टिवेशन पर, और रूट स्टेम लीफ में मेनली मॉडिफिकेशन पर। हालांकि एक राउंड आप सारा पढ़िएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट छांटने की बात हो तो मैं वहां की बात आपसे कर रहा हूं कि रूट स्टेम लीफ में मेनली आप जानते हैं मॉडिफिकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको लर्न कर लेना है, और प्लांट का नाम याद करना है तो वहां पे आपको रटना ही पड़ेगा।
अब वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला कि कॉन्सेप्ट कोई बता देगा, बहुत कोई करेगा थोड़ा सा, कोई न्यूमोनिक्स बता देगा, कोई ट्रिक बता देगा रटने का, लेकिन आपको प्योर रटना ही है। तो उनके प्लांट्स के आप नाम याद कर लीजिए। उसके बाद से एक राउंड तो सारा पढ़िए, एक राउंड पूरा मॉर्फोलॉजी पढ़िए, उसके बाद से एक राउंड पढ़ने के बाद फिर तब सेलेक्टिव होइए। तो उसमें आप जो आपको इस यहाँ पर कोरोला में मेनली क्या पढ़ना है, आपको मेनली एस्टिवेशंस पढ़ने हैं, ठीक है ना। ऐसे ही स्टैमेन में क्या पढ़ना है, तो आपको मेनली क्या करना है, वहाँ पे कोहेशन पढ़ने हैं, एडहेशन पढ़ने हैं, ये बात मेनली वहाँ पे होता है, आप जानते हैं। और ऐसे कार्पेल में लाक्यूल्स और उसका से सुपीरियर इन्फीरियर सब का ऐसा आप पढ़िएगा। इतना पढ़ लेंगे तो आपका ढेर सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद से धीरे धीरे फैमिली पढ़ना शुरू कर दीजिए। अरे भाई, आप सब लोगों में से सभी के सभी लोग कम से कम बीएससी तो होंगे ही ना। अधिकांश लोग एमएससी हम जानते हैं, कुछ लोग पीएचडी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सब लोग बीएससी तो है ही हैं। मैं तो आपसे इंटर की बुक पढ़ने की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। मार्फोलॉजी के लिए सिंपली आप लोग इंटरमीडिएट लेवल की कोई बुक लेके पढ़ लीजिएगा। उसके आगे की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे की बुक में आपको एक्स्ट्रा मार्फोलॉजी मिलेगी भी नहीं, होती भी नहीं है। तो वहीं से पढ़ डालिए। वो थोड़ा भूलने वाली बात है, ढंग से समझ के पढ़िए। और तब उसके बाद से थोड़ा सा जो सिस्टम जो जनरल टेक्सोनॉमी होती है उसको पढ़ना पड़ता है, मतलब जो रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के क्लास में वो पढ़ने पड़ते हैं। उसका से फैमिली पढ़नी पड़ती है। और आप जानते हैं कि लोअर बॉटनी, हायर बॉटनी, लोअर जूलॉजी, हायर, पागल हुए फिरते हैं लोग। क्वेश्चन ज्यादा कहाँ से आता है, गिन लीजिए क्वेश्चन अपने। आजकल तो मार्केट में अच्छी अच्छी बुक्स आ गई जहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। टेक्सोनॉमी क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। और टेक्सोनॉमी क्वेश्चन लोग गलत भी करते हैं, स्पेशली जो कॉन्सेप्चुअल टेक्सोनॉमी है ना। तो आप लोग अगर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करेंगे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, हम उसमें कुछ नहीं कह रहे हैं, क्लास चल रहा है वो तो चल ही रहा है। आप अपने मन से मार्फोलॉजी पे बिल्कुल मास्टर लेवल कमांड कर डालिए। और मार्फोलॉजी के मास्टर लेवल कमांड करने के बाद आप क्या करिए, सीधे सीधे कहाँ पे आ जाएं, धीरे धीरे आप फैमिली पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है ना। पढ़ना शुरू कर दीजिए, टीचर का इंतजार मत करिए। देखिए आप कहेंगे कि तो अब ये पढ़ा रहे नहीं, हमसे पढ़ने के लिए कैसा, हम ही कर लेंगे, फिर इनके पास क्या करने आए हैं, ऐसा आप कहेंगे ना कि जब सब आप ही कर लोगे फिर हम किस काम के हैं। तो देखिए भाई, हम आपके बड़े काम के हैं, लेकिन हमारा एक लिमिट है और हम एक सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक। वो तो मैं रुक रुक के थोड़ा सा इसलिए बता देता हूं कि ताकि आप में से कुछ लोग अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा काम क्या करना है, कैसे करना है, मैं रुक के वही हिंट दे देता हूँ, ठीक है ना। तो वो मैं कर देता हूँ। अदरवाइज तो वही सीक्वेंस से पढ़ेंगे। हम मार्फोलॉजी भी पढ़ाएंगे, हम आपको सारी फैमिली डिस्कस करेंगे। तो जब करेंगे तब करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन आपको तो लीड लेना है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको लीड लेना है, बाकी लोगों से आगे जाना है। और बाकी लोगों से आगे जाने के यही सब तरीका है। एक वर्ड एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत रुपया पैसा की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम आपसे टाइम की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अटेंशन की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं भाई। और वो बस कुछ दिन कर लीजिए भाई, वो दिन कब आएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो गवर्नमेंट के डिसीजन हैं, कब एग्जाम लेगा, कब क्या करेगा। लेकिन जब भी होगा, तैयारी आपकी अच्छी होगी तो आप सबसे आगे निकल जाएंगे, ठीक ना। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है, एक्सपर्ट एडवाइस, कि आप साथ में कहते हैं कोलैटरल स्टडी, कोलैटरल स्टडी करते रहिए। जिस सिस्टम से आप जुड़े हैं उसमें वो सिस्टम तो चल ही रहा है, उसमें तो आप पढ़िए ही पढ़िए, साथ में बगल में एक दो टॉपिक आप लेके चलिए जो आपको बाकी लोगों से आगे कर देगा। तो हमने कहा टेक्सोनॉमी से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको पढ़ने का तरीका मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। आई होप कि कुछ लोग इसको जरूर फॉलो करेंगे, और जो फॉलो करेंगे वो बाकी लोगों से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसके जो सीड्स होते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली की, जिनको लोग पल्स फैमिली कहते हैं, याद करिए। इसको हम लोग पल्सेज भी कह सकते हैं ना, पल्सेज, दालें, पल्सेज। तो जो दालें होती हैं, दलहनी जो फसलें होती हैं, जैसे आपका ग्राम है, पी एटसेट्रा, आप सब जानते हैं, उनका जो सीड कोट होता है, उनके सीड कोट के फॉर्मेशन में इसका रोल है, ठीक ना। और कुछ जो लेगुमिनस प्लांट के एपिडर्मिस के नीचे भी ये पाए जाते हैं, ठीक। अब मैं फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं, वही कोलैटरल स्टडी वाला। देखो भाई, आप लोगों को मेरी बात अभी शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, या इसमें हो सकता है डिमेरिट ढूंढें कि ये टॉपिक से हट रहे हैं। तो टॉपिक से मैं हट नहीं रहा हूं, मैं आपसे कोलैटरल स्टडी करवाना चाहता हूं, क्योंकि हम और आप मिलके ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाएं, ऐसा कुछ हम लोग फुल प्रूफ प्रोग्राम बनाएं
जिससे हमारा सिलेक्शन की गारंटी हो जाए। और गारंटी आप जानते हैं तभी होगा जब पूरे जूलॉजी बॉटनी 2 सब्जेक्ट जिसको मिला के हम बायोलॉजी कहते हैं उसमें तैयारी आपकी होगी। तो मैं यही खाली आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा सा इरिटेट कर रहा हूँ, मैं आपको गुस्सा दिला रहा हूँ, समझ लीजिए। क्या चीज पूछ रहे हैं, हमको नहीं आ रहा है, हम कल पढ़ के आएंगे, पढ़ के आइए, ऐसी बात है। तो क्या दिमाग में क्या बैठाइए, एंजियोस्पर्म एज होल, टॉपिक का नाम क्या है, एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में क्या क्या पढ़ना है आपको मालूम ही है, क्या क्या पढ़ना है आपको, मार्फोलॉजी पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है, टेक्सोनॉमी पढ़नी है, ठीक है ना, और एम्ब्रियोलॉजी भी तो पढ़नी है, याद करिए। अब फैमिली अलग से ही है, तो आप अपने दिमाग में बैठाओ भाई। देखो अब हमें नहीं कहते कौन सिंसियर है कौन नॉन सिंसियर, हमारे साथ सब लोग सिंसियर हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। अभी से एज में कोई नॉन सिंसियर नहीं होता, तो सब लोग सिंसियर हैं, सब लोग चाहते हैं हमारा सिलेक्शन हो जाए। आप टॉपिक का नाम क्या रखिए, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ध्यान दीजिए, उस एंजियोस्पर्म पे कमांड करिए। क्लास में हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, आप एक आध टॉपिक पैरेलल चलाइए, लेटरल चलाइए ना, और बहुत आगे का नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इंटरमीडिएट लेवल का ही तो कर लीजिए, वहीं की एम्ब्रियोलॉजी कर लीजिए, वहीं के मार्फोलॉजी कर लीजिए, वहीं के टेक्सोनॉमी कर लीजिए, आगे का देखा जाएगा। तो आज से टॉपिक का जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम रहेगा एंजियोस्पर्म, ठीक। और उसमें आप जानते हैं 4 टॉपिक हैं, कौन कौन से, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, टेक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, 4 है ना। और उसमें फिर फैमिलीज भी हैं, सिलेबस में आपको मालूम है, बल्कि 5 कह लीजिए, 5 हो गए। इन पांचों का एकदम इंटीग्रेटेड आप जानते सेटअप होता है। और आप सब लोग जानते हैं, याद करिए कि जब हम लोग, याद करिए, जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम जो सिस्टम्स आप हम पढ़ते हैं, जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मैं हिंट कर दूंगा आपको, कल पूछूंगा आप लोगों से क्या पढ़ के आएंगे नहीं पढ़ के आए। जब आप सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें आपने क्या पढ़ा, उसमें आप यही पढ़ते हैं, आर्बिट्रेरीली सिलेक्टेड, मनमाने ढंग से चुने गए एकाध करेक्टर पे ही पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, वो कोई साइंटिफिक नहीं होता, वो हो गया आपका आर्टिफिशियल। और आप जानते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी का जो सिस्टम है वो कैसा था, वो आर्टिफिशियल था, ठीक। उसके बाद कहां से आते हैं, कहां पर आते हैं आप, नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आपका वो बेंथम और हुकर का है, आप जानते हैं। उसमें क्या करते हैं, ओवरऑल स्टडी, पूरे प्लांट का रूट से लेके सीड तक हर पार्ट की स्टडी की जाती है, उस पर जो बेस जो कैरेक्टर्स हैं उनको लेकर के सब सिस्टम डिस्कस किए जाते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा ब्रॉड स्टडी है, पूरी है। लेकिन जब आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं, हाँ दीजिए, वहां क्या बताते हैं, वहां पे इवोल्यूशनरी ट्रेंड ढूंढना होता है, इवोल्यूशन की बात करनी होती है कि कौन सा कैरेक्टर या कौन सा ग्रुप जो है वो इंफीरियर है, कौन सा सुपीरियर है, ये सब पढ़ना पड़ता है ना। और उसको बताने के लिए याद करिए, अब यहां पर अगर आपको याद हो तो साइंस के डिफरेंट फील्ड का इंफॉर्मेशन डाटा लेके यूज किया जाता है। वहां पर एनाटॉमी की भी स्टडी ली जाए का भी यूज किया जाता है, एनाटॉमी के डाटा को यूज किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी के डाटा को यूज किया जाता है, याद करिए, है ना, याद करिए सारी बातें। यहाँ तक कि साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री की डाटा का भी यूज किया जाता है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप लोग एडवांस या ओवरऑल स्टडी की बात करते हैं, जब आप फाइलोजेनेटिक स्टडी करते हैं तो डिफरेंट जो ब्रांचेज हमारे हैं, एंजियोस्पर्म होने का मार्फोलॉजी तो रहेगा ही, सब में रहता है, तो पूरा मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तक के बात तक का डाटा आप जानते यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इन डाटा को इंटीग्रेट करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए आप जानते हैं कि रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स और जो रेडियो एक्टिव जो टेक्निक होती है उसका भी यूज किया जाता है, तब जाकर के फाइलोजेनी डिसाइड होती है, ठीक है ना। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं आपसे ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि एंजियोस्पर्म एज होल को एक टॉपिक मान के हम पढ़ें और इसके टॉपिक को इंटीग्रेट करना हम शुरू कर दें। अभी जितना जल्दी कर ले उतना ही अच्छा है, अगर नेक्स्ट कमिंग एग्जाम में बाकी लोगों से आप ऊपर जाना चाहते हैं या अपने सिलेक्शन को इंश्योर करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो मैंने अपनी बात के फेवर में, इसके प्रूफ के लिए मैंने आपको बात बता दिया कि आपको यहाँ पे 3 तरह की टेक्सोनॉमी पढ़नी होती है, एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम, एक होता है नेचुरल सिस्टम और एक होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। और फाइलोजेनेटिक मैंने नाम लिया, 5-6 ब्रांच हैं, उनका सबका डाटा यूज किया जाता है। हम तो आपसे खाली एंजियोस्पर्म में 3-4 ब्रांच का नाम ले रहे हैं
आप ये नहीं कह सकते। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं तो आलोचना कर, वो कह अरे यार तो विषय से हट रहे हैं। मैं हट उठ नहीं रहा हूँ, मैं आपके सिलेक्शन का रास्ता बता रहा हूँ। मेरे इस 25 ईयर के टीचिंग का ये एक्सपीरियंस है जो मैं ये बोल रहा है। कैसे अगर पढ़ाई करेंगे तो बाकी लोगों से आप आगे निकलेंगे। बाकी तो कुछ लोग कह सकते हैं कि यार अभी एनाटॉमी पढ़ रहे थे, कहाँ चले गए टेक्सोनॉमी में, कहाँ चले गए फैमिली के नाम पे। तो जो कहते हैं उनको कहते ही रहने दीजिए, उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसको ढंग से पढ़ डालें। सिलेक्शन हो जाएगा ना तो उस कंडीशन में तब प्रूफ हो जाएगा। हम जो कह रहे हैं वो तरीका सही है कि जो रास्ते पे चले जा रहे हैं सीधे सीधे रास्ते पे, वो तरीका सही है। सीधे रास्ते पे चलने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा दाएं बाएं झांकना पड़ेगा। और ये ये जो दाएं बाएं झांकने का जो एक तरीका है वो बड़े अनुभव से आता है, ठीक है ना। तो हमने लंबे समय तक पढ़ाया है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, सॉल्व किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपकी स्टडी होलिस्टिक होगी, कंप्लीट होगी, और ऐसा करके बाकी लोगों से आप आगे जाएंगे। लेकिन ये करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। भैया बड़े आराम से एनाटॉमी हमारे साथ पढ़ रहे होते, बड़े चैन से सो रहे होते, कोई बात नहीं। मैंने क्या दिया, आपको टेंशन दे दिया कि यार साथ में मॉर्फोलॉजी भी चलाओ, एनाटॉमी भी चलाओ, एम्ब्रियोलॉजी भी चलाओ, कुछ नहीं तो इंटर के लेवल की ही चलाओ। हम तो बाद में डिटेल में करेंगे ही करेंगे, तो चलाइए, सिलेक्शन पाना है तो। हर चीज की कीमत होती है, आप जानते हैं, हर चीज की कीमत होती है, और वो कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। तो आपका जो एग्जाम है वो भी आपसे कीमत मांगता है। आपको इतना नॉलेज का लेवल आपका ये होना चाहिए। उसके लिए आपको अपने तमाम जो फालतू चीजें उसमें कटौती करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं। कटौती करिए और टाइम काट के इसमें लगाइए, और कोलैटरल स्टडी करिए। ध्यान दीजिए, वो कहते हैं कोलैटरल स्टडी, कि जो टीचर पढ़ा रहा है, एक्सपर्ट पढ़ा रहा है, तो आप पढ़िए ही पढ़िए, साथ में अगल बगल पढ़िए। मैंने बता दिया अगल बगल का मतलब क्या है, तो उसको पढ़िए आप लोग। तो सब लोग ना पढ़े, लेकिन जिनको सिलेक्शन चाहिए उनको तो करना पड़ेगा। कर लेंगे, बाकी लोग आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से यहाँ पर ये माइक्रोस्क्लेरोटिड्स जो हैं वो यहाँ पर रॉड शेप्ड होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, साफ साफ लिख दिया है, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट लिख दिया गया है। और मैंने थोड़ा सा और हिंट कर दिया, इसको लेके थोड़ा आप आगे टॉपिक को बढ़ा लीजिएगा अपना। हालांकि इतना बता दिया यहाँ पर पर्याप्त है, आगे हम ऐसी टॉपिक को लेके चल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो हो गया हम लोग का, अगला कर लीजिए ऑस्टियोस्क्लेरोटिड्स। ऑस्टियोस्क्लेरोटिड्स शायद थर्ड है हम लोग का, ऑस्टियोस्क्लेरोटिड्स। जल्दी खत्म करते हैं इसको हम लोग। ऑस्टियोस्क्लेरोटिड्स, ऑस्टियोस्क्लेरोटिड्स। आप जानते हैं बोन की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं ना। कैसे होते हैं, बोन शेप्ड होते हैं। तो शेप की बात अगर करनी है क्या बोलेंगे, बोन शेप। यही बात आपको याद करनी है। शेप जो होती है वो इनकी होती है बोन शेप्ड। बोन शेप्ड होते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे बोन शेप्ड होते हैं। और कहां पाए जाते हैं, फाउंड इन। तो फाउंड इन वाली बात भी हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, शेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको जानना चाहिए। जो टी लीफ है ना, चाय की पत्ती, चाय की पत्ती में पाया जाता है मेनली। हालांकि जो एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं वहीं हो ऐसा नहीं है, हाँ वहां भी है और भी हो सकता है, लेकिन पॉपुलर एग्जाम्पल है टी लीफ, चाय की पत्ती में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से शेप याद करना है, एक आध एग्जाम्पल याद कर लिए कहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट 2 बजे जल्दी खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट वाला हम लोग का है फोर्थ, कौन सा है, एस्टेरोस्क्लेरोटिड्स। जैसे नाम ही कह रहा है स्टार शेप्ड होते हैं, स्टार शेप्ड होते हैं। और अगला जो आपका स्क्लेरोस्क्लेरोटिड्स या जो ट्राइकोस्क्लेरोटिड्स है ना, ये लास्ट के जो दो हैं, चौथे और पांचवें नाम लिख लेते हैं। फिफ्थ का नाम है
स्क्लेरोस्क्लेरिड्स, ऐसे को आप लोग ट्राइकोस्क्लेरिड्स भी कहते हैं, ट्राइकोस्क्लेरिड्स। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बाइफर्केटेड सेल्स, मैंने लिख दिया था पहले ही। इन दोनों को याद रखिए, दोनों के लिए अगर एक कॉमन वर्ड लिखा जाए फाउंड इन, तो बस एक कॉमन सा है जो आप जानते भी हैं, जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ा भी जाएगा सब। जब हम लोग सक्सेशन पढ़ रहे होते हैं वहां पे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं। और फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की लिस्ट आपको याद ही है, आसान सा है, हर कोई जानता है। तो फ्लोटिंग जो हाइड्रोफाइट्स हैं वहां पर ये पाए जाते हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट दोनों ही। अब इसमें आपको नाम मालूम ही है ना, 2-3 जानते हैं, बड़े पॉपुलर नेम हैं, उनको तो आप और से ही याद रखिएगा, बाकी आप ढेर सारे नाम जानते होंगे। एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, जैसे विक्टोरिया, नेलम्बो न्यूसिफेरा पढ़ी है ना, कमल, नेलम्बो या नेलम्बो न्यूसिफेरा पूरा नाम है। और आइकार्निया सबको मालूम है, आइकार्निया है, निम्फिया है, ये सब प्लांट आप जानते हैं, ये फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सारे के सारे ऑल द 5 के हमने आपको शेप कहां पर पाए जाएंगे ये बता दिया। और हमने साथ में शुरू में ही हमने डिफरेंस भी कर दिया था कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं और जो उसके जो स्क्लेरिड्स होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आपने कहा कि जो स्क्लेरिड्स होते हैं उनके शेप में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और इनके शेप में वेरिएशन के बेसिस पर ही इनको 5 डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। तो उन सब के आप नाम और थोड़ा सा उनकी शेप, नाम और शेप तो याद रखें, एग्जाम्पल भी याद रखें कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इतना करके हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने स्क्लेरेनकाइमा सेल को कंप्लीट कर लिया, उसका फाइबर भी और उसका यहाँ पर स्क्लेरिड्स भी। एक बात हमने और पॉइंट बताया था कि ध्यान दीजिएगा कि टिश्यू जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ डिफिनेशन में क्या होती है, देखिए थोड़ी सी बातें आपको इसलिए एक्स्ट्रा बताते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा जानना चाहिए। टिश्यू में डिफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स या डिसिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन या हेल्पिंग टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की बात होती है, लेकिन मैंने आपको ढंग से हाईलाइट करके यहाँ पर बताया कि स्क्लेरिड्स और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर एक कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन वाले नहीं होते, ध्यान दीजिएगा, है ना। चाहे सिंपल टिश्यू की डिफिनेशन आप पढ़ें, चाहे कंपाउंड टिश्यू की डिफिनेशन पढ़ें, सब में ये बात कही गई है, क्या, हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। बाकी में डिफरेंस है, सिंपल में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है, कंपाउंड में ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स होता है। सिंपल में आप कहते हैं कि परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, कंपाउंड में कहते हैं हेल्पिंग टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, डिफरेंस है। लेकिन लास्ट में जो बोलते हैं हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, ये बोलते हैं ना, दोनों में है, लेकिन आपको साफ साफ मैंने बता दिया कि ये दोनों कॉमन डिसेंट्स वाले नहीं हैं, इनकी पेरेंट सेल या मदर सेल सेम नहीं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि जो स्क्लेरिड्स होते हैं और जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होते हैं, हालांकि स्क्लेरेनकाइमा सेल के 2 टाइप गिनाए जाते हैं, एक स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर और एक स्क्लेरिड्स। ये एक ही सेल के 2 टाइप गिनाए जाते हैं, लेकिन इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, वास्तव में दोनों की कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन नहीं होती, ये मैंने लिख भी दिया था, ठीक है ना। आई होप कि मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद से इसी के साथ हम लोगों ने क्या पूरा किया, हम लोगों ने कंप्लीट किया सिंपल टिश्यू। सिंपल में कौन, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पूरा हो गया हम लोगों का। इसके बाद से आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू में ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड टिश्यू में जहां तक उसकी स्ट्रक्चर की बात है बहुत ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा, मान लीजिए जाइलम पढ़ना है आपको तो वेसल्स पढ़ेंगे, ट्रैकिट्स पढ़ेंगे, कोई बहुत खास एनाटॉमिकल कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर होती नहीं, जो भी है सामने आगे देखा जाएगा। उसके बाद से आप क्या पढ़ेंगे, वहां पे जाइलम फाइबर्स पढ़ेंगे, तो फाइबर आप ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो जो आपने स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर यहाँ पर पढ़ा है वही वहां पे अप्लाई हो जाएगा, तो लगभग मोरालेस कॉमन हो जाएगा, टाइम बच जाएगा आपका। हालांकि हमको सब आपको हम सुनाएंगे,
मेरे सब कहने का आप कदापि ये मतलब मत निकालिएगा कि मैं कट शार्ट करना चाहता हूं या मैं आपको शार्ट में पढ़ा के कम टाइम में पढ़ाना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए आप लोग, अपने दिमाग में बात तो आप सपने में मत सोचिएगा कि मैं आपको कम पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं स्मार्ट स्टडी कराना। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि 2 सब्जेक्ट हैं और 3 घंटे में ही सारा का सारा असेसमेंट हो जाएगा, कितना आप जानते हैं। जूलॉजी बायोलॉजी, जूलॉजी बॉटनी मिला के ना बायोलॉजी होती है। तो साहब ये बीएससी एमएससी का पेपर नहीं है कि टाइम टेबल मिल गया आपको, किस तारीख को फर्स्ट पेपर इसमें ये आता है, सेकंड पेपर में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर बात जानते हैं। तो मैं आपसे स्मार्ट स्टडी करवाना चाहता हूं। हम क्लास पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। और उसमें आप जानते हैं हमारा काम खाली मार्गदर्शन करना है, गाइडलाइन देना है, सब्जेक्ट को समझाना है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना है। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो हम जो कह रहे हैं तरीका, ये आजमाया हुआ तरीका है, बरसों से आजमाया हुआ तरीका है, ये रिजल्ट इंश्योरिंग तरीका है। आप इसको फॉलो करिए, सब्जेक्ट कोरिलेट करना सीखिए। आप सब लोग सीनियर लोग हैं भाई। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम जाइलम पढ़ेंगे तो यहाँ पर वेसल्स और ट्रैकेट्स की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब हम जाइलम पैरेन्काइमा पर आएंगे तो फिर आप सॉरी जाइलम पैरेन्काइमा पे आएंगे या जाइलम वहां पे फाइबर पे आएंगे, तो ये दोनों आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या बहुत थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, जो आएगा हम सामने देखेंगे। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो फट से उतना हिसाब कट जाएगा या कम हो जाएगा, आप पहले से पढ़े हुए हैं। यही हाल आपको फ्लोएम में मिलेगा आपको, कि फ्लोएम फाइबर भी तो होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी तो होती हैं, तो वहाँ भी आपका टाइम बच जाएगा। तो थोड़ा सा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप लोग भी सीनियर लोग हैं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस तरह से आप भी ये तरीका अपनाइए और जहां से हो सके अपना टाइम आप लोग बचाइए। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तो हम यहाँ से हम कंपाउंड टिश्यू की बात आपसे करेंगे। आई होप कि इस तरह से आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे और बाकी लोगों से आगे निकलने में आपको इससे हेल्प मिलेगी। और ऐसे कोरिलेट करना, इंटीग्रेट करना आप भी थोड़ा सा सीख के इसको अप्लाई कर देंगे, तो आपको भी लगेगा कि ज़्यादा बातें हम कम में पढ़ पा रहे हैं। और ऐसे पढ़ने के बाद टेस्ट कर लीजिए ना, पिछला पेपर उठा के देख लीजिए आपका साल हो रहा कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो चलिए इसी पॉइंट पे हम क्लास को रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड टिश्यू के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।